Hello student, welcome in today's video. As you all know that in previous video we had discussed about critical angle TIR. So in today's video we will discuss about application of TIR. तो आपके बुक में जो पहला है वो है मिराज। समझना है कि मिराज क्या होता है। तो ये मैं आपको समझाऊं कि मिराज क्या होता है और कैसे आप इसको देख पाएंगे। तो मिराज का जो सिंपल मतलब है स्टूडेंट वो ये कि जब आप बाईपास वगैरह में जाएंगे रोड पे तो पेड़ वगैरह के नीचे आपको दिखेगा कि पानी बह रहा है गर्मी के दिन में। कभी गाड़ी से आप जाइएगा तो गौर करिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं उनको अजूबा लग रहा होगा, लेकिन जो लोग देखे हैं उनको लग रहा होगा ये सर आप सही कर रहे हैं। गर्मी एकदम चिलचिलाती हुई रहे और रोड पे निकलिए तो दूर में लगेगा ना कि पानी बह रहा है पेड़ के नीचे, ऐसे ऐसे होते रहेगा सड़क। तो फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वाटर, वहां जाएंगे तो एकदम सूखा रहेगा और डिजर्ट एरिया में तो पूरा का पूरा तालाब दिखता है। फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वाटर, इन वन वर्ड यू कैन से इट मिराज। तो ऐसा आखिर दिखता क्यों है पानी बहता हुआ जब पानी है नहीं? तो ऐसा इसलिए दिखता है स्टूडेंट कि गर्मी के दिनों में सरफेस के पास ज्यादा गर्म हवा होता है तो ये थोड़ा रेयर हो जाता है, और ऊपर थोड़ा कम गर्म होता है तो कंपैरेटिवली डेंसर होता है। अब सनलाइट जो ट्री पे आता है ये ऑल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, तो ट्री हम लोग सामने से देख लेते हैं, लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन का वो पार्ट जो इधर चलता है ग्राउंड की तरफ, तो आप देखेंगे टुवर्ड्स ग्राउंड जा रहा है, मतलब डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, क्योंकि नीचे वाला रेयर है ऊपर वाला डेंसर है। और अभी आप पढ़े कि डेंसर टू रेयर में क्या होता है, अबे फ्रॉम नॉर्मल, तो धीरे धीरे ये अबे फ्रॉम नॉर्मल होता है। और अबे फ्रॉम नॉर्मल हो गया स्टूडेंट तो ये एंगल देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। और अभी हम लोग जस्ट पिछले वीडियो में पढ़े कि इफ I becomes greater than C and light is from denser to rare, then it suffers with TIR. अभी पढ़े थोड़ी देर पहले कि अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है और I C से बड़ा हो गया तो वो उस मीडियम में नहीं जाएगा, इधर चला आएगा। सेम इसके साथ होगा स्टूडेंट, I C से बड़ा हो गया तो जो इसको नीचे जाना चाहिए था वो रिटर्न होके अब ये है ना वापस चल दिया और ये पहुंचा स्टूडेंट ऑब्जर्वर के पास। अब यहां ऑब्जर्वर है तो जैसे अभी हम लोग कॉइन वाले में क्या पढ़े कि लाइट ऐसे पहुंचा तो इमेज यहां दिखा, इसमें ऑब्जर्वर के पास लाइट ऐसे पहुंच रहा है तो ऑब्जर्वर को इमेज यहां दिखेगा, यानी वो ट्री भी देखा और ट्री का इमेज भी। और ये सिर्फ तालाब के किनारे होता है। ट्री से ट्री दिखना ये सिर्फ पानी में संभव है, लेकिन यहां किसकी वजह से संभव हो गया, TIR की वजह से। अब ये बात ऑब्जर्वर को नहीं पता है, ये हम पढ़ा रहे हैं तब ना आपको लग रहा है, समझ आया कि अच्छा TIR। ऑब्जर्वर को तो पेड़ का पेड़ दिखा तो वो क्या सोचेगा कि जरूर यहां पानी है, और चूंकि ये इमेज है शैडो होता है ना तो वो उसका बिहेवियर बिल्कुल ऑब्जेक्ट वाला नहीं होता है। ऑब्जेक्ट पूरा हिलेगा तो शैडो थोड़ा हिलेगा, लेकिन इमेज का बिहेवियर सेम एज ऑब्जेक्ट होता है। अब क्या होगा, इमेज है और थोड़ा हवा चल जाए तो ये हिलेगा, तो ये पूरा एकदम हिलेगा, और ऐसे जब हिलेगा तो आपको बिल्कुल माइंड में क्या लगेगा, पानी है, और जो माइंड में लगता है वो दिखाई देता है, इसको भ्रम कहते हैं। इसलिए मैंने कहा फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो ये फेनोमेनन आपको फॉल्स अपीयरेंस ऑफ वाटर करवाता है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिराज, और ये होता है TIR के कारण। तो क्वेश्चन ये आएगा कि मिराज क्या है, इसको डायग्राम से बना के दिखाएंगे। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब अगले एप्लीकेशन की। अब आते हैं हम लोग स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। आप लोग जानते हैं कि डायमंड किसी भी दूसरे मटेरियल से इसमें चमक ज्यादा होता है, तो क्यों भाई डायमंड में इतना चमक क्यों होता है, तो आइए समझिए।
ये जो स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल होता है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है डायमंड एयर के लिए लगभग 24.5 डिग्री, 24 से 25 के बीच में मान लीजिए। मतलब डायमंड एयर के लिए क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉलर है। तो पहले इसका मतलब समझिए। मतलब ये हुआ कि अगर डायमंड से एयर में लाइट आ रहा है तो जो लाइट 24.5 पे आएगा वो ऐसे हो जाएगा, जो 24.5 से ज्यादा होगा वो जा ही नहीं पाएगा एयर में। यानी डायमंड से लाइट जब एयर में आएगा तो सिर्फ वही आ पाएगा जो 24 डिग्री से कम पे आए। अब ये 24 तो बहुत कम एंगल है, तो ज्यादातर लाइट तो 24 से ज्यादा पे ही आएगा। जैसे अगर हम कहें कि आज घूमने वो चलेगा जिसके पॉकेट में 10 रुपया हो, तो बहुत सारा लड़का आ जाएगा क्योंकि वैल्यू कम है। और अगर हम ये कह दें कि आज घूमने वही चलेगा जिसके पॉकेट में 1000 है, तो बहुत कम आएगा क्योंकि वैल्यू ज्यादा है। वही बात है, यहां क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम है तो ज्यादा रे TIR में जाएगा, बहुत कम एयर में आ पाएगा। अब होता क्या है, अब यहां समझिए बढ़िया से। ये डायमंड है। अब जब लाइट एयर से डायमंड में आना है तो बहुत आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको डायमंड से एयर में जाना है तो बता ही दिए कि ये 24.5 से कम होगा तभी ये एयर में आ पाएगा। और ऐसा जनरली होता नहीं है। लगभग जो है क्योंकि 24.5 बहुत छोटा एंगल, उतने पे आता ही नहीं है कोई। तो लगभग जो है वो ग्रेटर देन 24.5 पे आता है और एयर में आने की बजाय लाइट कहां घूमते रह जाता है, डायमंड में ही। तो एयर से डायमंड में लाइट आ रहा है और डायमंड से एयर में जा ही नहीं रहा है, बहुत कम। अगर 100% यहां इंटर कर रहा है तो यहां 20% निकल रहा है, तो 80% कहां रह जा रहा है, डायमंड में। इसीलिए चूंकि 80% लाइट डायमंड में ट्रैप कर गया तो डायमंड बहुत ज्यादा चमकता है, लाइट है अंदर। और बाकी मटेरियल में क्या होता है, लाइट गया बाहर हो गया तो वो नॉर्मल जो शाइन होता है उतना ही करेगा। तो डायमंड के स्पार्कलिंग का रीजन क्या हुआ कि डायमंड एयर का क्रिटिकल एंगल बहुत ही स्मॉलर होता है और क्रिटिकल एंगल स्मॉलर होने से लाइट TIR में जाएगा, इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है। कब, जब ये डायमंड से एयर में आ रहा हो तो ज्यादातर लाइट का TIR होता है और वो डायमंड में ट्रैप कर जाता है। तो डायमंड में ट्रैप करने की वजह से डायमंड चमकता ज्यादा है। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि क्या डायमंड कटर जो होता है, डायमंड कटर मतलब क्या, कटर मतलब वो हम औजार की बात नहीं कर रहे हैं। डायमंड कटर मतलब वो कारीगर जो डायमंड काटता है, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं हीरे को तराशना। तो हीरे को तराशना मतलब क्या होता है, डायमंड को उसमें एज बनाया जाता है। तराशना मतलब एज बनाना। ऐसा एज बनाया जाता है कि ज्यादातर लाइट 24.5 से ज्यादा पे आए ताकि एकदम 90%, 95% TIR। इसलिए जो हीरा जितना बढ़िया कटा हुआ रहेगा वो उतना ज्यादा चमक देगा। तो क्रिटिकल एंगल स्मॉलर होना चाहिए और डायमंड अच्छे से कटा होना चाहिए, तो डायमंड किसी मटेरियल से बहुत ज्यादा स्पार्कल करेगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है TIR का। ये पिछले वीडियो में मिस हो गया था तो इस वीडियो में आप देख लीजिए। ऑप्टिकल फाइबर। आजकल स्टूडेंट जितना भी कम्युनिकेशन ये जो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है ये सारे में ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर भी TIR पे ही काम करता है। अब कैसे काम करता है इसको समझिए। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो कंस्ट्रक्शन होता है पहले वो समझिए। तो ऑप्टिकल फाइबर में स्टूडेंट एक डेंसर मीडियम चारों तरफ से रेयरर मीडियम से रैप्ड होता है। बीच में डेंसर रहेगा और चारों तरफ से क्या रहेगा, रेयरर। अब ये क्या होगा कि सिग्नल को यहां से इंटर करा दिया जाता है।
तो सिग्नल जब यहां से इंटर करता है तो ये डेंसर में है और जाना किस में चाह रहा है, रेयर। और ये ऐसा कॉम्बिनेशन दिया हुआ रहता है कि ये एंगल जो यहां बनता है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बनता है, तो ये रेयर में जा ही नहीं पाता, इसका TIR हो जाता है। फिर यहां भी वही होगा, ये जो एंगल बनेगा ये ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो ये TIR होता है और सिग्नल देखिए आगे की तरफ ट्रैवल करेगा। तो TIR पे बेस्ड होके सिग्नल जो है ट्रैवल कर रहा है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन। इसका फायदा क्या होता है कि जो कोएक्सियल केबल हमारा होता था वायर वाला, उसमें अगर वायर मुड़ गया तो सिग्नल रिफ्लेक्ट होता था और बहुत लॉस होता था। ऑप्टिकल फाइबर में वो चीज नहीं है, अगर ये मुड़ भी गया कुछ भी हो गया तो चूंकि ये TIR के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो TIR के कॉन्सेप्ट पे काम करने से ये सिग्नल जो है बिना लॉस के ट्रैवल करता है और आज की स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसका यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट ये आप TIR के एप्लीकेशंस को पढ़ लिए। अब बच गया सिर्फ प्रिज्म। तो मैं प्रिज्म का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा जो भी उसका है सारा बता दूंगा। लेकिन तब तक ये जो रिफ्रैक्शन का इतना हो गया वीडियो, तो आप बुक से भी एक बार रूबरू होइए, नोट्स भी बनाइए और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको कीजिए और जो ना समझ में आए वो क्वेरी भी कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, आपको भेजा जाता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे इसको, तो ये देखिए, ये नहीं सोचना है कि सर एग्जाम होगा तो उसमें बहुत छोटा सिलेबस आएगा, हम लोग आसानी से पास कर जाएंगे। एग्जाम तो कोई भी पास कर जाएगा, लेकिन यही सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट जब आपको 11-12 में मिलेगा और आप वहां पे बेसिक नहीं समझे रहेंगे और डायरेक्ट आपको जो है स्टैंडर्ड वाला पढ़ाया जाएगा, तो आपको लगेगा कि काश हम वो वाला पढ़ लें, क्योंकि दोबारा तो मौका मिलना नहीं है। 10th का शॉर्ट में एग्जाम होगा, पास कर जाइएगा, लेकिन जो बेसिक आपके पास बनना चाहिए 11-12 के लिए वो नहीं बन पाएगा। तो आप एग्जाम पास करने के मोटो से मत पढ़िए, आप नॉलेज के हिसाब से पढ़िए। जब हम 11-12, अब मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th में पढ़ा ही नहीं, वो 11th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। अब वो सोचेगा कि हमको तो एग्जाम पास करना है, ICSE नंबर दे ही देगी, तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको आगे इतना प्रॉब्लम होगा कि आप अफसोस करने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो वीडियो आपको दिया जाता है जिस भी सब्जेक्ट में, उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर करिए और जो नहीं समझ में आए उसको पूछिए, ताकि दोबारा वीडियो में हम उसको बता सकें। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए और फिर प्रिज्म का वीडियो आएगा तो उसको देखिएगा। ओके, थैंक यू।